सबसे पहले बात करेंगे भारत और इंडोनेशिया के बीच हुए बड़े समझौतों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर हैं। कल जकार्ता में जोरदार स्वागत के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। राष्ट्रपति प्रबोवो ने उन्हें इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया। पीएम मोदी को सम्मानित किए जाने के अलावा दोनों देशों के बीच 20 अहम समझौते भी हुए हैं। इसमें सबसे बड़ी जो डील रही है वो ब्रह्मोस से जुड़ी हुई है। इसे लेकर दोनों देशों के बीच पिछले 4 महीने से बातचीत चल रही थी। भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल की अतिरिक्त यूनिट देगा। फिलीपींस वियतनाम के बाद इंडोनेशिया ब्रह्मोस खरीदने वाला तीसरा देश बन गया है। इंडोनेशिया ने ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल भारतीय अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल खरीदने का भी फैसला किया है। वहीं भारत इंडोनेशिया की ईवीएम विकसित करने में भी मदद करेगा। हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरीटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है। आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरीटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। दो करीबी मैरीटाइम देश होने के नाते हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरीटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। साथ ही आपको बता दें, इंडोनेशिया के साथ हुए 20 समझौतों में यूपीआई को लेकर भी समझौता शामिल है। भारत का यूपीआई जल्द ही इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम से जुड़ेगा। पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की यूपीआई इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा। तो इंडोनेशिया के साथ ईवीएम डील होने पर बीजेपी ने एक बार फिर विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि दुनिया भारत के लोकतंत्र और मेड इन इंडिया ईवीएम पर भरोसा करती है, जबकि कांग्रेस सवाल उठाती है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने भारत के ईवीएम पर सवाल उठाया था। अब इंडोनेशिया भी भारत के ईवीएम से सीखना चाहता है और भारत के ईवीएम को अपनी पूरी की पूरी डेमोक्रेटिक प्रणाली के अंदर यूज करना चाहता है। याद करिए, इसके कुछ समय पहले एलॉन मस्क ने मेड इन इंडिया ईवीएम्स की तारीफ करी थी और कहा था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी ये टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए। तो साबित हो चुका है कि दुनिया भारत के लोकतंत्र की वाहवाही करती है, कांग्रेस पार्टी भारत के लोकतंत्र का विरोध करती है। चलिए, अब हमारे साथ आलोक प्रियदर्शी लाइव जुड़ गए हैं। आलोक से ही जानेंगे कि भारत और इंडोनेशिया के बीच में जो समझौते हुए हैं उनकी पूरी डिटेल्स क्या है। तो आलोक, जिस तरह से हमने देखा कि ईवीएम, यूपीआई और ब्रह्मोस को लेकर बड़ी डील इंडोनेशिया के साथ हुई है, इन समझौतों की डिटेल क्या मिल रही है आपको? बिल्कुल, देखिए ये बहुत अहम है क्योंकि इंडोनेशिया भारत के साथ आसियान में दूसरा सबसे बड़ा देश है, साझेदार है। और खास तौर से जिस तरह से 20 समझौते आज जकार्ता में जब प्रधानमंत्री मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ जब द्विपक्षीय बैठक हुई उसमें हुआ, उसके बाद ये बात सामने आई है कि इस पूरे इलाके में, इंडो पैसिफिक इलाके में, ये दोनों देश काफी अच्छा आपस में साझेदार बन सकते हैं। और दोनों देशों के बीच जो 20 समझौते हुए हैं, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है उसमें ब्रह्मोस मिसाइल की चर्चा हो रही है। ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर पिछले 4 महीने से चर्चा चल रही थी और साथ ही साथ इसकी अतिरिक्त यूनिट की सप्लाई भारत करेगा। आपको बता दूं कि इंडोनेशिया अब वो तीसरा देश बन गया है जिसको भारत ने ब्रह्मोस सप्लाई किया था। इससे पहले फिलीपींस और वियतनाम को ब्रह्मोस की डील हो चुकी है, सप्लाई हो चुका है। लिहाजा ये एक अपने आप में अहम डील है। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर में जिस एयर टू एयर डिफेंस मिसाइल ने काफी अच्छा काम किया था, अस्त्र, उसकी भी डील हुई है। ये जो अस्त्र मिसाइल है उसको भी इंडोनेशिया को दिया जाएगा। तो ये दो बहुत अहम डील है। इसके अलावा जो यूपीआई है, वहां के इंडोनेशिया का जो क्यूआर कोड क्यूआर है, उसके साथ इसको डेवलप करने की बात की गई है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को डेवलप
करना है वियतनाम इंडोनेशिया के लिए, उसको लेकर भी भारत काफी उसमें सहयोग करेगा। इसके अलावा जो 20 डील हुई है उसमें कृषि, रक्षा, मरीन तमाम जैसे क्षेत्र हैं जिनमें इस समझौते को शामिल किया गया है। तो मैं बता दूं कि बहुत ही अहम समझौते हैं और खास तौर से जो इंडो पैसिफिक एरिया है इसमें एक तरह से शांति और समुद्री सुरक्षा को लेकर काफी अहम माने जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से ये बात कही है कि दोनों देश मिलकर किस तरह से आने वाले दिनों में उनकी बड़ी भूमिका हो सकती है, तो ये अपने आप में काफी अहम बात है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। चले बढ़ते आगे और आपको बता दें, सीरिया की राजधानी दमिश्क में एक के बाद एक 2 धमाके हुए। धमाके उस होटल के पास हुए जहां फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों अपनी आधिकारिक यात्रा के मैक्रों अपने होटल दमिश्क में सीरियल ब्लास्ट पर पूरा अपडेट बता रहे हैं संवाददाता संजय सूरी। फ्रांस के इमैनुअल मैक्रों के सीरिया के दौरे के दौरान 2 जबरदस्त विस्फोट हुए जिसमें कई लोग जख्मी हो गए और कईयों की हालत बहुत गंभीर बताई जाती है। और हुए जो कि बिल्कुल 4 सीजन्स होटल के निकट एक स्थान है, करीब 100 गज की दूरी पर, और 4 सीजन्स होटल में मैक्रों ठहरे हैं। बताया जाता है कि मैक्रों ने आवाज़ तक नहीं सुनी इन विस्फोटों की, तो मैक्रों तो सुरक्षित हैं और वो सेफ हैं, लेकिन एक प्रयत्न, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये जो अटैक है ये मैक्रों की तरफ डायरेक्टेड था और कोशिश थी कि मैक्रों को टारगेट बनाया जाए। प्रश्न ये उठता है कि ये कौन समूह हो सकते हैं, कौन ये हस्तियां हैं जो मैक्रों के खिलाफ इस किस्म की कार्रवाई कर रही हैं और करना चाहती हैं। तो कई लोग हैं जिनको मैक्रों के साथ बहुत शिकायत है। सीरिया में वो नहीं कि मैक्रों जो सीरिया के राष्ट्रपति अल शरा है उनके साथ संपर्क करें, उनके साथ संबंध बनाएं। पिछले साल करीब 2,500 अलावाइट लोग मारे गए क्लैशेस में, और लोगों का कहना है कि इसके पीछे अल शरा की सरकार थी। पिछले साल जब अल शरा पेरिस गए तब भी मैक्रों ने उनको होस्ट किया और तब से ये शिकायतें शुरू हैं कि मैक्रों अल शरा के साथ संबंध क्यों बना रहे हैं। इसके अलावा कई आतंकवादी ग्रुप हैं सारे सीरिया में और वो भी बहुत एक्टिव हैं, तो निश्चित तौर पर अभी नहीं कहा जा सकता कि इसके पीछे किसका हाथ है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि बहुत लोग हैं सीरिया में और ये बिल्कुल मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जिनको मैक्रों से और फ्रांस से बहुत गंभीर शिकायत है। बढ़ते आगे और बात करते हैं शेयर बाजार की। 4 दिनों की लगातार तेजी के बाद निफ्टी की वीकली एक्सपायरी पर बाजार में मुनाफा वसूली देखने को मिली। दिन भर उतार चढ़ाव के बीच स्तरों पर बिकवाली हावी रही। निफ्टी और सेंसेक्स अपनी शुरुआती बंद हुए हैं। कैप इंडेक्स में भी का पूरा अपडेट बता रही है रक्षा रावत। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन था। बाजार की काफी अच्छी शुरुआत हुई, लेकिन मार्केट में एक टिपिकल एक्सपायरी मूव देखने को मिला। इंट्राडे में निफ्टी ने 24,500 भी क्रॉस किया, लेकिन ऊपरी स्तरों से आखिरी के सेशन में गिरावट देखने को नजर आई। यहां पर देखेंगे तो निफ्टी में करीब 30 अंकों की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई है। निफ्टी बैंक ने भी अपनी सारी बढ़त गंवाई और करीब 100 अंकों की गिरावट के साथ यहां पर क्लोजिंग हुई है। नहीं दिया। अगर आज के सेक्टोरियल की बात यहाँ पे जो आउट परफॉर्मेंस थी में, वो कहीं ना कहीं और आईटी को छोड़कर सारे ही काउंटर लाल निशान में बंद किया है। आज 2.5% के गेन्स जो है वो इंडेक्स में देखने को मिले हैं। लेकिन आज निफ्टी के कंट्रीब्यूटर कौन से रहे हैं, कौन कौन से शेयर्स हैं जिन्होंने निफ्टी को कंट्रीब्यूट किया है? HCL टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, 3 काउंटर जो है वो आईटी से नजर आए। इसके अलावा टाइटन में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली बिजनेस अपडेट्स के बाद। लेकिन आज खराब परफॉर्मेंस किसने दी? निफ्टी में जो गिरने वाले शेयर थे उसमें ट्रेंट 12.5% की गिरावट, जो इसके Q1 अपडेट थे वो बाजार को पसंद नहीं आए। कम रेवेन्यू से जो है वो बाजार को निराशा हाथ लगी और यहां पर गिरावट नजर आई। इसके अलावा अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स और BEL जैसे काउंटर थे जहां पर गिरावट देखने को मिली। लेकिन आज जो तेजी है वो आईटी शेयरों में देखने को मिली। 2.5% इंडेक्स ने कारोबार किया और सारे ही जो शेयर्स थे उन्होंने हरे निशान में कारोबार किया। पर्सिस्टेंट सिस्टम, LTM, HCL टेक और एम्फेसिस, ये सारे काउंटर थे जिन्होंने आईटी को पुश किया।
तो ये था आज के बाजार का पूरा मूड और माहौल। HDFC बैंक के बुरे दिन खत्म हो गए हैं और एफआईज की सेलिंग से बैंक के वैल्यूएशन भी आकर्षक हुए हैं। CNBC आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल के साथ मार्केट दिग्गज रामदेव अग्रवाल ने एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि HDFC बैंक में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की दिक्कतें अब खत्म हो गई हैं। कोई ऐसी थीम जिस पर इस समय कोई ध्यान नहीं दे रहा लेकिन आपको लग रहा है कि इस समय एक्यूमुलेट करने का समय है, ऐसी कोई थीम? सेलेक्टिव है ना, मतलब यही जो बता रहा हूँ मैं सब इन्हीं में से कोई कंपनी खोजो आप। ठीक है। इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गया। बैंकिंग में बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं। मैं नहीं बोलना चाहता नाम, बट मतलब आई सी बैंकिंग में क्या हो गया, बिकॉज ऑफ सस्टेन्ड एफआई सेलिंग एंड स्लो डाउन इन द HDFC, सी व्हेनेवर कैटेगरी लीडर उसका वैल्यूएशन क्रंच होता है तो पूरे सेक्टर का क्रंच हो जाता है। आप यदि मान लो साउथ बॉम्बे में रियल एस्टेट का दाम गिरा दो, पूरे कंट्री का रियल एस्टेट गिर जाएगा, पूरे कंट्री गिर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा है, ये क्या है, ये साउथ बॉम्बे था हमारा, मलाबार हिल था, मलाबार हिल एकदम नाक पे था। अब उसका आपने 12-13 का पी कर दिया, 14 का पी कर दिया, तो बाकी तो कितना प्रीमियम ले लोगे यार आप। ठीक बात है। तो उसी का अब जो है ये क्वार्टर का जो उनका जो नंबर आया है, इससे क्लियर समझ में आ रहा है कि उनके दुख के दिन दूर हो गए। नाउ दे आर ग्रोइंग एट 14-15% बिकॉज क्रेडिट इज ग्रोइंग एट 17। और वो जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस वगैरह के इश्यूज है वो भी खत्म हो गए पूरे। तो अब क्या है कि नाउ उनका जो ट्रांजिशन था वो शायद मेरे ख्याल से काफी कुछ 80-90% खत्म हो गया, एंड नाउ दे आर ग्रोइंग एट लीस्ट द इंडस्ट्री ग्रोथ रेट। सो उससे क्या होगा कि भाई आपका जो देखिए एफआई का होल्डिंग था 54% एट द पीक, दे सोल्ड 12% ऑफ 12 लाख, मतलब एक 1.5 लाख करोड़ तो खाली बैंक। अब पता नहीं ये बहुत अभी वो क्या करेंगे यहाँ से, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत से बेचेंगे वो लोग, बट दे स्टिल ओन 42-43%। तो ये जो है ना इस टाइप का, उसके कारण से क्या हुआ पूरा इंडस्ट्री का, मतलब बट 17 का क्रेडिट ग्रोथ में यू आर एबल टू गेट द स्टॉक्स एट 12-13 PE, मुझे तो नहीं समझ में आता। इट इज अ ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी। साथ ही कोटक महिंद्रा AMC के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश शाह ने फार्मा और डिफेंस सेक्टर पर बातचीत करते हुए कहा कि हेल्थ केयर सेक्टर पर हमारा पॉजिटिव नजरिया है और इसके अलावा 5 साल के नजरिए से देखें तो ग्लोबल डिफेंस थीम उन्हें पसंद है। इस क्षेत्र में हम काफी समय से बुलिश है और हमारे पोर्टफोलियो में हमने अस्पताल, हेल्थ केयर रिलेटेड सेक्टर्स काफी समय से रखे हुए हैं। अब आप सोशल मीडिया पे जाए तो बहुत सारे लोगों का वीडियो आपको मिलेगा जो इंडिया की हेल्थ केयर फैसिलिटी की बात कर रहे हैं। न्यूजीलैंड से कोई नर्स आई थी अपने न्यू ऑपरेशन के लिए इंडिया में, उसका वीडियो वायरल हो रहा है। तो धीरे धीरे करके जो कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन हमारी अस्पताल दे रही है उसकी कदर दुनिया में होने लगी है। ग्लोबल डिफेंस पोर्टफोलियो पे 5 साल के व्यू से निवेश करने की बात करूंगा। दुनिया भर के देश अपने डिफेंस के लिए खर्चा कर रहे हैं। हाल ही में जर्मनी ने $800 बिलियन का डिफेंस इन्वेस्टमेंट का प्लान बताया। सारे देश यही कर रहे हैं। करते हैं राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT की तरफ से जो इनिशियल रिपोर्ट सबमिट कराई गई है उसमें बड़े खुलासे हुए हैं। जांच में सामने आया है कि 27 अप्रैल से 5 जून 2026 के बीच CCTV फुटेज में कई कर्मचारी नोट छिपाते हुए दिखे हैं। करीब 70 संदिग्ध मामलों का जिक्र भी रिपोर्ट में किया गया है। जांच में ये भी सामने आया है कि गिनती वाले कमरे में सुरक्षा नियमों का पालन नहीं हुआ और SOP में भी कई खामियां पाई गई है। SIT ने 6 लोगों की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। तो SIT की रिपोर्ट में बड़े खुलासे कौन से हुए हैं जान लेते हैं संवाददाता अमित सिंह से। तो अमित, जिस तरह से जो इनिशियल SIT की रिपोर्ट है, बड़े खुलासे उसमें किए गए हैं, क्या डिटेल्स मिल रही हैं? लगातार SIT का इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो SIT ने शुरुआती 6 दिनों की जांच की थी और उसका जो शुरुआती जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री दफ्तर को दिया था, अब उसके कागजात भी निकलकर सामने आ गए हैं जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 70 बार
दान पेटी से चोरी का एविडेंस मिले हैं, यानी 70 बार ऐसा दिखा है कि दान पेटी से चोरी हो रही है। और यहाँ तक कि जो सेवादार थे और वो जब पैसे 500 की गड्डियाँ जब वहाँ से निकालते थे या फिर 10 की गड्डियाँ निकालते थे तो वो बाथरूम की तरफ लेकर जाते थे, वहाँ पर छिपाते थे, अपने टी शर्ट या अपने पैंट के जेबों में वो छिपाते थे। इसके अलावा जो रिकवरी हुई है तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए लवकुश के घर से रिकवरी हुई है। अनुकल्प के यहाँ से बताया जा रहा है जो कि 20 लाख रुपए रिकवरी हुई है। और यही वजह है कि इन दोनों का पुलिस रिमांड अयोध्या पुलिस चाहती है ताकि जो और भी कुछ डिटेल्स जो इस केस में है वो निकल कर सामने आए। और जिस तरीके से बीते कल एक बार फिर जब ट्रस्ट की बैठक हुई, और वो भी ये ट्रस्ट की बैठक इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि जब से ये चोरी आया ट्रस्ट की बैठक थी, सवालों को घेरे में सोसाइटी से रिक्वेस्ट किया है इस पूरे मामले में कि जितने भी दोषी हैं उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाए। और इसलिए जो है अयोध्या पुलिस हो या फिर एसआईटी हो, लगातार मामले को इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। और जो बैंक कर्मचारी गिनती करते थे वो भी लगातार अयोध्या पुलिस के रडार पर हैं। तो इस मामले में इन्वेस्टिगेशन लगातार आगे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ राजनीति भी हो रही है, विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है तो सत्ता पक्ष विपक्ष पर पलट। इन सब के बीच एसआईटी की जो इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत जाहिर तौर पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अब गहना से जांच चाहिए। जी शुक्रिया अमित इस पूरी जानकारी के लिए। 2000 ब्लास्ट के 38 दोषियों की फांसी की सजा को गुजरात हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है आपको बता दें कि 2008 में 70 मिनट के अंदर धमाके हुए थे जिसमें जान गई थी। इस केस में सिमी और इंडियन मुजाहिदीन का हाथ था। हाईकोर्ट मामले पर क्या कहा इसकी दाता केतन जोशी। पहले अहमदाबाद की जगह पर 21 बम धमाके, 56 लोगों की जान गई। तत्कालीन सरकार ने इस पूरे ट्रांसफर कर दिया और एक लंबी तफ्तीश चली। बाद में कोर्ट ने 2022 में फैसला सुनाया कि 38 आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए और 11 लोगों को के अंदर मरते दम तक जेल में रहने की सजा सुनाई। हालांकि कुछ अपराधियों ने इस फैसले को चुनौती देते हुए गुजरात हाईकोर्ट में भी गए, जहां पर 4 साल तक लगातार केस चलता रहा। और आज गुजरात हाईकोर्ट ने भी ये फैसला दिया कि जो स्पेशल कोर्ट का जजमेंट है उसको हम जो का त्यों रखते हैं, यानी कि 38 आरोपियों को फांसी और 11 लोगों को आजीवन कारावास। और कोर्ट ने खास एक टिप्पणी भी की है कि ये केस रेरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में आता है, मतलब कि इस तरह का अपराध पहले शायद ही हुआ हो और इतनी बड़ी मात्रा में बम ब्लास्ट हुए जो कि पूरा अहमदाबाद दहल उठा था। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई भी अपराधी कानून से बड़ा नहीं है। भले ही न्याय मिलने में थोड़ा विलंब हुआ हो, लेकिन न्याय देर सवेर मिलता ही है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस फैसले से जो भी आपराधिक मानसिकता वाले लोग हैं या तो आतंकी है, उनको कोर्ट ने एक कड़ा संदेश भी दिया है। जी चलिए अब बात बारिश की। पिछले 4 दिनों से लगातार तेज बारिश के बाद मुंबई में बारिश की रफ्तार कुछ धीमी जरूर पड़ी है, लेकिन आज भी मुंबई और आसपास के इलाकों में ऑरेंज अलर्ट है। लेकिन जल भराव की बात करें तो ये पहले के मुकाबले कम है। हालांकि बीते घंटों की मूसलाधार बारिश का असर अब भी दिखाई दे रहा है। नाला सोपारा की बात करें तो यहाँ पर सड़कें पानी में डूब गई है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई गाड़ियां हैं जो अभी भी पानी में फंसी हुई हैं। वहीं विरार वसई के बीच रेलवे ट्रैक पर पानी भरने से लोकल ट्रेन देरी से चल रही है। नाला सोपारा स्टेशन पर बड़ी संख्या में यात्री फंसे नजर आए। साथ ही वसई ईस्ट के वसंत नगरी इलाके में जलभराव की वजह से जनजीवन पर बुरा असर पड़ा है। कॉलोनियों और सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया और लोग उसी पानी से होकर आने जाने को मजबूर होते हुए दिखाई दिए। हालात ऐसे हैं कि पानी में सांप दिखाई देने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। बिजली गुल है और दूध जैसी जरूरी चीजों की सप्लाई प्रभावित हुई है और कई परिवार अपने घरों में फंसे हुए हैं। ग्राउंड जीरो से हमारी संवाददाता जसप्रीत कौर की देखिए स्पेशल रिपोर्ट।
इस वक्त मैं वसई ईस्ट की वसंत नगरी में मौजूद हूँ और आप देखेंगे मेरे घुटनों तक पानी है। अगर आगे आप जाएंगे कमर तक पानी होगा। मेरे पीछे आप देखिए कि ये पूरा रिहायशी इलाका है, ये सड़क है जो इस वक्त तालाब बनी हुई है। लोग कैसे अपने दोपहिया वाहनों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, पैदल चलने को मजबूर है। और यहाँ पर कई सारी सोसाइटीज है जहाँ पर जो जरूरी चीजें हैं वो लोगों को नहीं मिल पा रही है, जरूरी चीजों की किल्लत हो रही है। वैसे तो ये इलाका डूब जाता है हर साल बारिश में, क्योंकि पालघर में आज भी बारिश को लेकर के रेड अलर्ट था। लगातार बारिश हो रही है। कुछ घंटे अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो अंदाजा लगाइए कि स्थिति क्या होगी। मेरे सहयोगी नसीब सिंह आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। आप आगे आइए, आपका घर है वहाँ जी? वेस्ट में। अच्छा, आप कहाँ से आ रहे हैं? आगे आइए थोड़ा। आगे आइए थोड़ा। कहाँ से आ रहे हैं? एवरशाइन से। वहाँ पानी भरा हुआ है? हाँ, पूरा पानी भरा, तालाब बन गया पूरा। अच्छा, तो वहाँ काम से गए थे? काम से गया था जी। हाँ, तो लोगों को सामान कैसे पहुँच रहा है खाने पीने का? खाने पीने का अपना भी दुकान है, बंद करके ही आया है अभी। अच्छा, आपकी दुकान थी, बंद है? हाँ जी। तो दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो होएगा ना मैडम, आधा दुकान के अंदर तो 3-4 फीट पानी तो रहेगा तो दिक्कत ही होएगा ना। दिक्कत है। कब से ऐसा है? अभी 3-4 दिन हो गए, 4 दिन से ऐसे चल रहा है। ठीक है, आप बताइए, आपका भी यहीं पे घर है? मैं वसंत नगरी में रहता हूँ मैडम। वसंत नगरी में रहते हैं। कितने अंदर सोसाइटीज होंगी? सोसाइटी बहुत सारी है अंदर, समथिंग 500 बिल्डिंग्स रहेगा अंदर। अच्छा, तो हर साल ऐसा होता है या ये पहली बार हुआ है? पहली बार ज्यादा हो गया है, बाकी एवरी ईयर पानी तो भरता ही है इधर। पानी भरता है? पानी भरता है, श्योर है। नेटवर्क भी नहीं है? नेटवर्क नहीं है, लाइट नहीं है। फिर कैसे जिंदगी चल रही है अभी? क्या करें, अभी वो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही ना मैडम। अगर कुछ घंटे ऐसी बारिश हुई तो फिर और स्थिति गंभीर है मैडम। बिल्कुल। तो आप देखिए, ये मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ। आप पीछे देखेंगे, मेरे पीछे अगर मैं थोड़ा आगे जाऊंगी तो आप देखिए कि घुटनों तक पानी है, पानी आगे बढ़ रहा है। अब जिनकी मजबूरी है, जिनको कहीं जाना है, वो क्या करें? अगर आप मेरे दोनों तरफ देखेंगे तो उधर भी ये खाली इलाका है जो कि तालाब में तब्दील हो चुका है। आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि यहाँ पर सड़क कहाँ पर थी। वही बात करें राजधानी दिल्ली की तो पिछले गुरुग्राम के कई निजी बस स्टैंड पर जल भराव ने जनजीवन को प्रभावित किया है, जबकि पानी निकासी के लिए निगम और GMDA की टीमें पंपों के जरिए जुटी है। मौसम विभाग का अनुमान है 2 से 3 दिन तक आंधी वर्षा की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। कश्मीर से जहां डोर में अचानक आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई, ऐसी की पुल की रफ्तार में मलबे के सामने हम देख रहे हैं जो घर है वो भी इसमें समाते हुए दिखाई। बारिश की वजह स्लाइड की भी आ रही है, रास्तों को पूरी तरह से संपर्क में भारी बारिश के बीच निर्माण पर बड़ा हो गया। तेज बारिश की वजह से मलबा गिर गया। हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 7 लोग अब भी मलबे में लापता बताए जा रहे हैं। वहीं 9 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव दल युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। चलिए अब खबरें फीफा वर्ल्ड कप से। तो फीफा वर्ल्ड कप में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सपना टूट गया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम फीफा वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। राउंड ऑफ 16 के मैच में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया। 41 साल के रोनाल्डो अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे थे। स्टेडियम से बाहर जाते समय फैंस ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। उन्होंने फैंस की तरफ हाथ हिलाकर उनका शुक्रिया अदा किया। रोनाल्डो ने संन्यास लेने की बात पर कहा कि उनका आखिरी वर्ल्ड कप था, लेकिन वो जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेंगे। साबता अभी वर्ल्ड कप बाहर हो गया है। बेल्दर्स खेल दिखाकर अमेरिका को 1-4 से बड़े अंतर बताते हुए टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। मेजबानी की बात करें तो फीफा वर्ल्ड कप के तीनों मेजबान अमेरिका, मैक्सिको और कैनेडा हो गए हैं। 3 यानी टीमें आउट हो गई। वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली 8 में से 6 टीमों का हो चुका है। बेल्जियम और इंग्लैंड क्वालिफाई कर लिया। आज राउंड ऑफ 16 के आखिरी 2 मैच खेले 4 से 9 बजे होगा। अर्जेंटीना ने अब तक एक भी मुकाबला नहीं। अर्जेंटीना के कप्तान मेसी शानदार रहे हैं। वे वर्ल्ड कप के लगातार 8 मैचों को जो गोल कर चुके हैं। दूसरा मुकाबला स्विट्जरलैंड और कोलंबिया के बीच रात 1:30 पर होगा। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहे, CNBC आवाज से जुड़े रहे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।